हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का डेट क्लियर भी हो चुका है और एग्ज़ाम में 30 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है। और मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी यूनिट हमारे हैं 10 यूनिट, उससे मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कवर कराऊं ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। इसके साथ ही साथ मैंने पहले 2020 के जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए थे पेपर 1 के, उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कराया है और चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। तो उस प्लेलिस्ट में जाके 2020 के जितने भी क्वेश्चन हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, उन सबको मैंने सॉल्व कराया है, वो भी डिटेल में। तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पर यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में हम लोग एग्जाम 2021-22 के लिए शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और इसके अंतर्गत जो है हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको करना क्या है कि जैसे कि मैं वीडियो को कंटिन्यूअस कंप्लीट कराऊंगा, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन आपको बताया, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, सारे ऑप्शन को देखना है, उसके बाद से कमेंट बॉक्स में आप सभी को जवाब देना है। अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप सभी के एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज्यादा निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं और यह पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक को विषय सामग्री प्रस्तुत करते हुए, आप सभी को पता है कि एक टीचर जब क्लासरूम में जाता है तो उसके पास कुछ कंटेंट होता है जिसको वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है किनके सामने, विद्यार्थियों के सामने। तो यहाँ पर किस पर विचार करना जरूरी है उसको इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो को पॉज करके। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका उपरोक्त में से सभी, यानी कि संरचना, प्रेरणा और संतुलन, इन सभी पे विचार करना चाहिए एक शिक्षक को अगर वो क्लासरूम में जाता है और अपने कंटेंट को या विषय सामग्री को प्रस्तुत करता है। संरचना का मतलब कि कंटेंट इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि बच्चे बोर हो जाएं, लेक्चर आप देते देते उनको बोर कर दें और उनको इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चले। प्रेरणा यानी कि आपकी टीचिंग या विषय सामग्री को इस प्रकार से आपको प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे प्रेरित हों, उसके बारे में जानने के लिए एक्साइटमेंट उनके अंदर हो। संतुलन यानी कि आपको एक संतुलन में जो है विषय सामग्री को प्रस्तुत करना है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस आपने सारा कंटेंट प्रेजेंट कर दिया और बच्चों को काफ़ी बोरिंग होने लगा, यानी बीच में रुक रुक के 5 मिनट आपने लेक्चर दिया, कुछ बोर्ड का इस्तेमाल करके आपने सैमपट पे डायग्राम बनाया और अच्छे से समझाया, फिर बीच में कुछ आप बच्चों को मतलब ताकि कॉन्सेंट्रेट रहें, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू उनको पढ़ाते रहें, तो बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा उनके बारे में या उनका फीडबैक भी ले सकते हैं कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये आप सभी को पता है कि आजकल के समय में जो मॉडर्न एजुकेशन है, यहाँ पर जितने भी टेक्नोलॉजी है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मोबाइल है, टैब है, कंप्यूटर है, डिजिटल बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, इन सभी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हम शिक्षा में कर रहे हैं। और पूछा जा रहा है कि जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो एजुकेशन या शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, परिवर्तित होगा। और निम्नलिखित में से कौन से ऐसे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हैं, यानी कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इन सभी को प्रतिबिंबित करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी उन्मुख, बी ऑप्शन है शिक्षक उन्मुख और सी ऑप्शन है ए और बी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर शिक्षार्थी उन्मुख। आप सभी को पता है कि करंट में जो एजुकेशन हमारी होती है या शिक्षा चल रही है वो बालक केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है। तो शिक्षार्थी उन्मुख यानी शिक्षार्थी किस प्रकार से सीखना चाहता है, बालक किस प्रकार से सीखना चाहता है या विद्यार्थी किस प्रकार से सीखना चाहता है, उसी के अनुसार उसे सिखाने का प्रयास होता है आज के वर्तमान समय में जो टीचिंग पद्धति हमारी चल रही है। पूछा जाता है कभी कभी कि आज की जो टीचिंग पद्धति है वो किस मेथड की है या किस पर केंद्रित है। तो बाल केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्व समूह अनुदेशन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है छात्रों को अपनी गति से प्रगति करने के लिए स्वतः ही अनुमति मिल जाती है। बी ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा। और यहाँ पे सी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा विशेष वर्ग के छात्रों को एक अनुकूल स्तर पर नए कौशल से परिचित करवाना। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए समान कौशल और सामग्री की सुविधा। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से सर्व समूह अनुदेशन के संदर्भ में अनुदेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा। तो संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए समान कौशल और सामग्री की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी विद्यार्थी को कोई यहाँ पे अध्ययन संबंधी सामग्री मिले और किसी को न मिले। तो यहाँ पर जो है समान कौशल और सामग्री की सुविधा जो है पूरे क्लासरूम में उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मौखिक संचार, बी ऑप्शन है लिखित संचार और सी ऑप्शन है मल्टीमीडिया विधि और डी ऑप्शन है इसका सामान्यीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सामान्यीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इन चारों विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है। तो देखिए इसका सामान्यीकरण करना कठिन है, यानी कि सिचुएशन क्या है क्लासरूम में, किस प्रकार से बच्चे सीखना चाहते हैं, यह उद्देश्य पे निर्भर करता है। यानी कि आप पहले से ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी टीचिंग मेथड जो है प्रभावी रहेगी। जब आप क्लासरूम में जा रहे हैं, जब क्लासरूम में आप जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, बच्चे कैसे सीखना चाहते हैं, तब आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीचिंग मेथड जो है उन पे प्रभावी रहेगी। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कौन सी विधि कक्षा संचार में या मतलब अधिक प्रभावी रहेगी। तो ये आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, जो कि आपका परफेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला यहां पर दिया गया व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन है परिचर्चा विधि और सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विधि और डी ऑप्शन है श्रव्य दृश्य यंत्र। इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर परिचर्चा विधि। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी परिचर्चा विधि में यानी कि सभी को बोलने का मौका मिलता है, जब डिस्कशन होता है तो इसमें जो है छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। किसमें? परिचर्चा विधि में, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है। इन चारों में से पूछा जा रहा है। पहला है यहाँ पर सीखने का प्रतिमान, प्रतिमान का मतलब मॉडल होता है, इसे आपको याद रखना है। निर्देशात्मक प्रतिमान, सी ऑप्शन है मूल्य वर्धित प्रतिमान और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर निर्देशात्मक प्रतिमान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर निर्देशात्मक जो प्रतिमान है या निर्देशात्मक जो मॉडल है वो सबसे उपयुक्त है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है प्रदर्शन, बी ऑप्शन है पढ़ना और लिखना, सी ऑप्शन है सूचना को उपलब्ध करने के लिए टेलीविजन का माध्यम और फिल्म प्रेक्षेपक
उपयोग करना, और डी ऑप्शन है बड़े पैमाने पर समूह परिचर्चा। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है? क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है, उसे हमें फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर समूह परिचर्चा जो है ये ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी प्रदर्शन आप सभी को पता है कि ग्रामीण में जो लोग निवास करते हैं पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो ज़्यादा एजुकेटेड हो सके, लेकिन जब आप वहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं या ग्रामीणों को शिक्षित बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर बड़े पैमाने या समूह में परिचर्चा आप नहीं कर सकते। इस तरीके से उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप प्रदर्शन करके ब्लैक बोर्ड पे या फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से या डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जब उनको कुछ बताएंगे तो अच्छे से जब फिगर देखेंगे तो उनको क्लियर होगा। फिर पढ़ना और लिखाना और सूचना को उपलब्ध करने के लिए टेलीविज़न का माध्यम और फिल्म प्रक्षेपक का उपयोग करना, ये तीनों आपका तो ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त है, लेकिन बड़े पैमाने पर समूह परिचर्चा ये जो है ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि छात्रों को स्वात्वापरण के रूप में गृह कार्य यानी कि होम असाइनमेंट देने का मुख्य लाभ क्या होता है? इन चारों विकल्पों में से पूछा जाता है। बच्चों को जो होमवर्क मिलता है स्कूल से या ट्यूशन से, तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य लाभ क्या होता है गृह कार्य देने का। पहला ऑप्शन है उन्हें हर समय अध्ययन में व्यस्त रखना, बी ऑप्शन है उन्हें टेलीविज़न देखने से रोकना, सी ऑप्शन है स्वयं अध्ययन का स्वभाव विकसित करना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताने का आपको प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित करने के लिए जो है बच्चों को या छात्रों को गृह कार्य या होम असाइनमेंट दिया जाता है। इसका मुख्य लाभ यही है, जब बच्चे को होमवर्क मिलता है तो खुद से किताब को खोलता है, उसमें जो कंटेंट दिया होता है उसमें से आंसर फाइंड करता है या क्वेश्चन सॉल्व करता है। जिस भी सब्जेक्ट का उसको होमवर्क मिला हो उसके अंतर्गत वो क्या करता है, उनके आंसर या उनके बारे में पढ़ता है, फिर होमवर्क को कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि बच्चे के अंदर स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित होगा, यानी खुद से पढ़ने का, इसीलिए होमवर्क दिया जाता है। इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को बनाने के लिए करता है। क्या मतलब यहाँ पर बनाने के लिए शिक्षक जो है करता है? पहला जो ऑप्शन है सरल बनाने के लिए करता है, यहाँ पे सी ऑप्शन ऊपर टाइप है भावपूर्ण बनाने के लिए करता है, बी ऑप्शन है यहाँ पर अधिक ज्ञानपूर्ण बनाने के लिए करता है, डी ऑप्शन है रोचक बनाने के लिए करता है। तो शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को किस प्रकार का बनाने के लिए यहाँ पर करता है? सरल, भावपूर्ण, अधिक ज्ञानपूर्ण या रोचक? इसके बारे में आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरल बनाने के लिए करता है। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने के विधि को जो है सरल बनाने के लिए करता है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण सहायक है सामग्री है? यहां पर याद रखिएगा सहायक सामग्री है, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री है इन चारों विकल्पों में से? पहला है एलसीडी प्रोजेक्टर, बी है ग्रीन बोर्ड और सी है टेप रिकॉर्डर और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी, यानी एलसीडी प्रोजेक्टर भी क्या है आपका शिक्षण सहायक सामग्री है। आप सभी को पता है कि वर्तमान में डिजिटल बोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे न चाक की आवश्यकता है न डस्टर की, वो सब कुछ है फॉर्मेट, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारा कुछ इंस्टॉल है। वो हाथ में चौक नहीं लगता है, न डस्टर टच होता है, बस हम बोर्ड को टच करते हैं तो सारा चीज़ जो भी हमने लिखा होता है बोर्ड पे वो इरेज हो जाता है, ठीक है।
तो इसे भी आपको याद रखना है। और दूसरा है ग्रीन बोर्ड। ग्रीन बोर्ड क्या होता है, ग्रीन वहाँ पे पर्दा होता है और उस पर जो है कोई भी चीज़ जो है जब हम डिस्प्ले पे कंप्यूटर की सहायता से ग्रीन जो आपका पर्दा होता है उस पर शो होता है, चाहे जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं या कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो ग्रीन बोर्ड यहाँ पर है। और उसके बाद से टेप रिकॉर्डर, ये तीनों जो है शिक्षण सहायक सामग्री है, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को क्या बनाने के लिए करता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है रुचिकर बनाने के लिए करता है, बी अनिवारक बनाने के लिए करता है, सी तीव्र बनाने के लिए, या जटिल बनाने के लिए करता है। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जो है राइट जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रुचिकर बनाने के लिए। आप सभी को पता है कि शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए करता है। आप सभी को पता है कि अगर क्लासरूम में कोई टीचर है और मैक्सिमम टेक्स्ट या लेक्चर दे रहा है या टेक्स्ट के रूप में बोर्ड पे लिख रहा है और कोई भी डायग्राम और पिक्चर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है पढ़ने में कम हो जाता है। जब वहां पर टीचर पिक्चर्स, इमेज, डायग्राम का इस्तेमाल करता है तो बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, रुचिकर हो जाता है, क्योंकि कंटेंट और अध्ययन करने में उनको काफी इंटरेस्ट आता है। इसीलिए यहां पर आपका रुचिकर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि परियोजना एक अधिगम के लिए विधि है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है यहाँ पर यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, बी ऑप्शन यहाँ पर है कि यह सामाजिक वातावरण में होती है, सी ऑप्शन है यह जीवन की वास्तविक स्थितियों में होती है, और डी ऑप्शन है यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। तो अब इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि परियोजना एक अधिगम के लिए विधि है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, सत्य है ये नहीं पूछा जा रहा है। इसमें काफ़ी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका क्या हो जाएगा कि परियोजना एक अधिगम के लिए विधि है, लेकिन यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि नहीं है, इसे आपको याद रखना है। देखिए परियोजना, किसी भी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, परियोजना बनाते हैं कि ऐसे ऐसे हम कार्य को करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके संदर्भ में अधिगम विधि तो है, लेकिन इसके संदर्भ में यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, यानी कि हम प्लानिंग करते हैं, परियोजना बनाते हैं, उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। प्लानिंग करते हैं हम अपने लाइफ के बारे में कि कैसे कैसे हमको अपने आगे के टारगेट को अचीव करना है, तो उसके लिए पहले प्लानिंग करना होगा। बी है यह सामाजिक वातावरण में होती है, ये भी आपका इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। और यह जीवन की वास्तविक स्थितियों में होती है। तो ये तीनों जो है आपका परियोजना एक अधिगम विधि के अंतर्गत सही है, लेकिन यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है, ये पूरी तरीके से गलत है। ये शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, ये बाल केंद्रित कह सकते हैं कि हो जाएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है किस लिए, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है कि बेहतर एकाग्रता और सीखने के लिए, बी ऑप्शन है अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए, सी ऑप्शन है पढ़ाए जाने वाले विषयों को बेहतर धारण शक्ति के लिए, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है कि प्रसारण सामग्री का उपयोग किस लिए किया जाता है इन चारों में से। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्रसारण सामग्री का उपयोग जो है बेहतर एकाग्रता और सीखने के लिए किया जाता है, इसके साथ ही साथ अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए किया जाता है, और पढ़ाए जाने वाले विषयों को बेहतर धारण शक्ति के लिए किया जाता है यहाँ पर प्रसारण सामग्री का। अब देखिए पहले को मैं अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ कि बेहतर एकाग्रता, जब देखते हैं कि आप कोई वीडियो देखते हैं या कोई लाइव प्रसारण चलता है तो आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर जो भी कुछ बताया जाता है उस लाइव प्रसारण में उसको आप देखते हैं, तो ये सीखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए, जब आप प्रसारण के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सूचना हो, वीडियो हो, चलचित्र हो, फिल्म हो, उनको जब आप टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित करते हैं तो बहुत लोगों तक वो कंटेंट पहुंचता है और बहुत लोग उसे देखते हैं। तो यहाँ पर अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। और अगला पॉइंट है कि पढ़ाए जाने वाले विषयों की बेहतर धारणा शक्ति के लिए भी जो है यहाँ पर प्रसारण सामग्री का उपयोग होता है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, बट यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है, यानी कि ये तीनों सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला है अपेक्षाकृत कम खर्चीला होना, बी ऑप्शन है ओवरहेड पारदर्शिता को अपेक्षाकृत तीव्रता से बनाया जाना, और यहाँ पर सी ऑप्शन है कि कक्षण गतिविधि के दौरान शिक्षकों को पारदर्शी बनाना, और यहाँ पर नेक्स्ट सॉरी आपका इसी में ये है सारा कुछ, ठीक है, सीट पर लिखने का विकल्प प्रस्तुत करता है। यहाँ पर पूरा ये आपका ऑप्शन सी में है कि कक्षण गतिविधि के दौरान शिक्षकों को पारदर्शी सीट पर लिखने का विकल्प प्रस्तुत करता है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी। देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर से जो है अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है, यानी कि इसमें आपको बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड भी आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है। यह एक प्रकार का प्रोजेक्टर होता है, एक प्रतिबिंब बनता है आपके सामने। जो भी आपने एक बोर्ड नुमा आपने पर्दा लगाया या वाइट आपका वॉल है, तो उस पर जो भी है आपका प्रोजेक्टर के माध्यम से कंटेंट रिप्रेजेंट होता है। और देखिए यहाँ पर सेकंड जो है कि ओवरहेड पारदर्शिता को अपेक्षाकृत तीव्रता से बनाया जाना, ये भी जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंतर्गत संबंधित है आपका। और कक्षण गतिविधि के दौरान शिक्षकों को पारदर्शी सीट पर लिखने का विकल्प प्रस्तुत करता है, यानी कि जब इस प्रोजेक्टर से जब इस पर कोई प्रतिबिंब आपका बनता है, जो भी कंटेंट डायग्राम, तो इस पर आप लिख भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्टर जब चल रहा है कोई भी कंटेंट जो रिप्रेजेंट हो रहा है आपके बोर्ड पे, तो आप उसमें लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए उपरोक्त में से सभी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब ये ओवरहेड प्रोजेक्टर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि शिक्षक के ये सर के ऊपर से, जैसे मान लीजिए कि शिक्षक है, यहाँ पर एक शिक्षक है, यहाँ पर मैं डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर ये आपका लगा है प्रोजेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर आपका बोर्ड है। तो इसके सर के ऊपर से जो है ये सारा कुछ शो होता है, इसलिए इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर कहा जाता है। शिक्षक और यहाँ पर करीब में बोर्ड के पास होता है, ठीक है, इसे आपको याद रखना, शिक्षक यहाँ पर बोर्ड के और करीब होता है, और इसके ऊपर से ये एंगल आपका आता है, और यहाँ प्रोजेक्टर से आपका बोर्ड पे सारा कुछ कंटेंट शो होता है, और इस पर टीचर लिख सकता है। यहाँ पे मैंने गलत, पास में होता है बोर्ड के टीचर, इसे आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्यों इसको बोला जाता है, क्योंकि सर के ऊपर से सारा जो है यहाँ पर आउटपुट इसमें से निकलता है और बोर्ड पे शो होता है, इसीलिए इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और मैंने इसको अच्छे से आपको डिटेल में समझाने का भी प्रयास किया कि ओवरहेड तो नाम हम सुनते हैं, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर क्यों कहते हैं इसे, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है अच्छी लिखावट, बी है लेखन में स्पष्टता, सी ऑप्शन है बड़े अक्षरों में लिखना, और डी ऑप्शन है छोटे अक्षरों में लिखना। तो सही आंसर क्या है आप सभी को पता होगा। आई होप कि इसका आप सभी जो है सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको आंसर नहीं पता होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। पहला है श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है, बी है दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत, सी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यह बताना है कि जो श्यामपट्ट का हम इस्तेमाल करते हैं टीचिंग में, उसको किस शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत या किस शिक्षण सहायक सामग्री के समूह में सम्मिलित किया जाता है। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत जो है हम श्यामपट्ट को शामिल करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम लिखते हैं उस पर दिखाई देता है, यानी दृश्य के तौर पे इस सहायक सामग्री का हम इस्तेमाल करते हैं। किसका? श्यामपट्ट का या ब्लैक बोर्ड का। इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है श्यामपट्ट लेखन, बी ऑप्शन है प्रश्नों का समाधान करना, सी ऑप्शन है प्रश्न पूछना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सही हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है। देखिए श्यामपट्ट पे लिखना भी जो है शिक्षण कौशल से संबंधित है।
अगर आप अच्छे से कंटेंट को लिख नहीं पाएंगे तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। बी जो है यहाँ पर प्रश्नों का समाधान, यानी कोई क्वेश्चन है तो उसका समाधान भी ये शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। प्रश्न पूछना ये भी शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को छोटा देख के आप ये न समझे कि ये क्वेश्चन नहीं आपके पेपर में आएगा। मैंने आपको 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है कई सारे शिफ्टों का, तो आप देख सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से या शिक्षण अभिवृत्ति से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी से। तो ऐसा नहीं आपको समझना है कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो यहाँ पर 2 लाइन का आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट दिया गया, इसे पढ़ना है और इस पर विचार करना है, फिर उसके बाद से इन चारों में से राइट आंसर हमें बताने का प्रयास करना है। देखिए बताया जा रहा है यहाँ पर कथन में कि कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा से अनुपस्थिति और पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अब आपको यहाँ पर बताने के निम्नलिखित में से इसका उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा इन चारों में से। पहला है सहमत है, बी अनिश्चित है, सी है असहमत है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो शिक्षण जो है वो किस प्रकार से बाल केंद्रित है। तो अब बालक कैसे सीखना चाह रहा है, विद्यार्थी कैसे सीखना चाह रहा है, उसके अनुसार अगर आप जब नहीं पढ़ाएंगे तो यहाँ पर कक्षा में या क्लासरूम में अनुपस्थिति आपको देखने को मिलेगी बच्चों की, यानी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो क्लास बंक करेंगे। और यहाँ पर यही बताया गया कि कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव नहीं कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा से अनुपस्थिति और पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो जब तक उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, किसी भी कंटेंट को इंटरेस्टिंग करके आप नहीं बताओगे तो वो क्या करेंगे कि आपके क्लास को बंक करेंगे, अनुपस्थित रहेंगे और पलायन की प्रवृत्ति को यहाँ पर बढ़ावा देता है आपका, जब आप सही निर्देश माध्यम का चुनाव नहीं कर पाते हैं कक्षा शिक्षण के अंतर्गत। तो आशा करता हूं कि आपको आंसर भी यहां पर क्लियर हो रहा होगा। सहमत हैं आप इस सभी बात से, क्या है, सहमत हैं। ये जरूरी है कि आप कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव करें, तभी बच्चों की अनुपस्थिति क्लासरूम में बनी रहेगी। अगर आप बेहतर चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्थिति में शिक्षार्थी क्या करेंगे, आपकी क्लास को बंक करेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, पलायन करेंगे, यानी कि क्लास को नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इसको बढ़ावा देता है। तो यहां पर हम इस बात से सहमत हैं, इसलिए ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है इन चारों में से, कि शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। पहला है उत्तरों की गणना करना, बी ऑप्शन है जानकारी को रक्षित करना, सी ऑप्शन है आंकड़ों का विश्लेषण करना, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। देखिए आप सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या है, एक संगणक मशीन है, तो उत्तर की गणना करना कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। यहाँ से आपको क्लियर है। जानकारी को रक्षित करना, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल डिवाइस होती है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं, तो इसमें क्या होती है, जानकारी को आप रक्षित करते हैं यानी कि रखते हैं, तो ये भी आपका कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। और आंकड़ों का विश्लेषण करना, यानी कि इन डेटा का कंप्यूटर क्या करता है, विश्लेषण करता है, ये भी कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है, इसे आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया। इन चारों में से आपको बताना है, 4 नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को इन चारों में से किन के द्वारा विकसित किया गया है। पहला है गिलबर्ट महोदय के द्वारा, बी ऑप्शन है स्टो लुरोग और डेविस के द्वारा, और सी ऑप्शन है रॉबर्ट गैगने के द्वारा, और डी ऑप्शन है मकनर के द्वारा। इन चारों में से सही आंसर क्या है आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टो लुरो और डेविस के द्वारा जो है कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को यहां पर विकसित किया गया, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है। पहला है समूह से प्रशंसा प्राप्त करना, बी है कार्य को समान रूप से वितरित करना,
और सी है यहाँ पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अपेक्षित करना, और डी ऑप्शन है अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें से सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना जो है, यहाँ पर छात्रों को समूह शिक्षण के मुख्य रूप से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित कर पाए। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है, क्या उम्मीद होती है। तो देखिए उम्मीद यह होती है कि वो अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करें। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला है समूह चर्चा, बी है विभेदित अनुदेशन, सी है विचार मंथन, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, विभेदित अनुदेशन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से कौन से क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ते हैं। तो विभेदी अनुदेशन जो है इसे क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। इन चारों में से पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुदेशन और व्याख्यान विधि, बी है सतत अनुकरण और प्रदर्शन विधि, सी ऑप्शन है व्याख्यान विधि और परीक्षण विधि, और डी ऑप्शन है प्रोजेक्टर विधि और प्रत्यक्ष अनुभव विधि। तो इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन सी शिक्षण विधि इन चारों विकल्पों में से आपको लग रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव विधि। ये जो है आपका शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी है। यानी कि विद्यार्थी जो है किसी भी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर पा रहा है, तो ये आपका शिक्षार्थी केंद्रित हो जाएगा। और प्रोजेक्ट विधि यानी कि आप उन्हें प्रोजेक्ट दे रहे हैं कुछ वर्क करने के लिए, तो ये सभी क्या होता है शिक्षार्थी केंद्रित यहाँ पर शिक्षण विधि के अंतर्गत ये सब आता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर राइट बताया होगा कमेंट बॉक्स में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण की परियोजना विधि की सीमा कौन सी है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, बी है शिक्षार्थियों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी आंसर यहाँ पर सही नहीं है। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना ये जो है शिक्षण की परियोजना विधि की जो है सीमा होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि शिक्षण की परियोजना विधि की सीमा कौन सी है। तो शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना ये परियोजना विधि की एक सीमा होती है, जहां पर बच्चे इस मेथड से जो है अधीक्षण का मतलब शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते या सीख नहीं पाते, तो ये परियोजना विधि की क्या होती है सीमा है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति से 25 प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है कंठस्थ करना, बी है गृह कार्य, सी है जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना। ये जो है अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है। तो ये जो है जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना पर पूरी तरीके से आपका अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण आधारित है, इसे आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर मैंने आपको आज के इस वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति से, जो कि आपका पहला यूनिट है यूजीसी नेट पेपर 1 में, उससे हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। और आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लगे होंगे और काफ़ी नए क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ पर मिले होंगे। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आप सभी बताते भी हैं और मैं प्रयास करता हूं कि वहां पर आपको क्लियर करने का प्रयास करूं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इसी प्रकार से मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक यूनिट से जो है आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूं एग्जाम टाइम तक। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं। 2020 के कई शिफ्टों के पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं। 7-8 शिफ्ट जितने भी पेपर हुए थे 2020 में, अलग अलग शिफ्ट में, सभी क्वेश्चन पेपर को मैंने डिटेल में सॉल्व कराया। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व। तो वहां पर जाके 2020 के जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए उन सभी को मैंने सॉल्व किया, उसे देखिएगा, काफी हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेट आपको प्रत्येक यूनिट की प्रोवाइड करूंगा। पेपर 1 में जो है आपको अच्छा स्कोर करना है। इसके साथ ही साथ आपको खुद से भी मेहनत करते रहना है, तभी सफलता मिलेगी। टीचर का काम होता है मार्गदर्शन करना, और मार्गदर्शन जैसे किया जाता है उसके अनुसार आपको मेहनत करना है और सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। यानी कि नेट के साथ आप जेआरएफ क्लियर कर जाओगे अगर थोड़ी सी आप एफर्ट करते हैं और एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सीजन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे ये सारा कंटेंट टाइप करना और सब कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना, इसमें काफ़ी समय लगता है। और जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसका कोई चार्ज नहीं होता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा पूरा यही उद्देश्य है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो बिना पैसे के कोचिंग नहीं ले सकते हैं और तैयारी उनकी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो उनको शेयर करिएगा ताकि वो भी जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर पाएँ, वो भी फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड या जॉब रिलेटेड किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंट न्यूज होती है तो उनके अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं किए होंगे तब तक आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और वीडियो आपका मिस हो जाएगा, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।